तो हम लोग कुछ शुरू किए थे इस चैप्टर में, बताए थे कुछ प्लांट का क्लासिफिकेशन देखे थे ना, जिससे ये प्रूफ हुआ था कि जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं, वो है फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। यानी मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के बारे में देखना है। अब हम लोग टिश्यू को देखे थे और टिश्यू को क्लासिफाई भी किए थे, है ना। सिंपल टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्लासिफाई कर चुके थे। ये हो गया क्या कहते हैं, सिंपल टिश्यू नहीं, आई मीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू में। उसके बाद फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फिर परमानेंट टिश्यू का किए थे ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ सेल्स, फिर परमानेंट टिश्यू जिसमें कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं वो हो गए सिंपल, और जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स रहेंगे वो हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो चुका था। वन बाय वन देखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद रखिए, हम लोग को कहाँ पहुंचना है जितना जल्दी हो सके, वो है टिश्यू सिस्टम में, क्योंकि आपके बुक में एनसीईआरटी जिसको लेकर आया है वो है टिश्यू सिस्टम। ये जो टिश्यू आप कर रहे हैं, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ क्लास 9th नॉलेज। क्लास 9 में टिश्यू पढ़ना था, प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू दोनों। इसे देखिएगा नए वाले एनसीईआरटी में आपका एनिमल टिश्यू भी हटाया हुआ है, प्लांट टिश्यू भी हटाया हुआ है। प्लांट में टिश्यू सिस्टम से शुरू किया है और एनिमल में सीधे स्ट्रक्चर लेकर आया है, क्योंकि टिश्यू क्या कहता है, ऑर्गेनाइज करता है ऑर्गन, तो एनिमल में सीधे ऑर्गन पर आया है, और ऑर्गन से ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, इसलिए वहां तक ले गया। और प्लांट्स में वो लेकर आया है टिश्यू सिस्टम, जिससे फिर ऑर्गन बनेगा। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके सेल्स देखिए ऑलमोस्ट ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ही रेगुलर, है ना, शेप में बने हुए हैं, जस्ट लाइक हनीकॉम्ब जैसा दिखाई देगा। और एक रेगुलर शेप होने के पीछे रीजन क्या है कि प्लांट सेल्स के पास क्या सेल वॉल होते हैं, इसीलिए ये एक रेगुलर शेप में आपको दिखाई पड़ेगी। दूसरी चीज आप देख रहे हैं, प्रत्येक सेल एक दूसरे से काफी क्लोजली प्रेजेंट है ना। दो सेल एडजेसेंट सेल्स के बीच में काफी कम स्पेस है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। और देखने में लग रहा है जैसे हम लोग टिपिकल प्लांट सेल का जब स्टडी करते हैं तो उसमें बनाते हैं सेल बड़ा सा, एक कॉर्नर में छोटा सा न्यूक्लियस बनाते हैं, इसमें तो न्यूक्लियस सेंटर में दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग को मतलब नॉर्मल प्लांट सेल से थोड़ा अलग करके दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें दिखाया जा रहा है वो पहले देखिए। ये हो गया थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल। ये हो गया न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, और है वेरी लेस और नो इंटर सेल्यूलर स्पेस। ठीक है, फिगर सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको उनके सेल्स ऐसे ही नजर आएंगे। जब भी टिश्यू बोलेंगे देखना क्या होगा, सेल्स ही तो देखना है, क्योंकि टिश्यू कैसे बनता है, सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन से, तो यही है। पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं ये ऐसे क्यों है। सेल नंबर 1 देखिए, तो सेल वॉल थिन है, सेल वॉल इज थिन। अब बताइए क्यों ये सेल वॉल क्यों थिकनेस क्यों नहीं ला पाता है? रीजन क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं, उनका बेसिक नेचर क्या है? बोलिए सही जा रहा है, नहीं पता, बहुत सही जा रहा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है वो एवर डिवाइडिंग है, लिखे थे ना,
एवर डिवाइडिंग, हमेशा डिवाइड करते रहेगा। डिवाइड करने वाले को आप ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसा मुसाफिर है, ऐसा क्या कहते हैं, ट्रैवलर है, जो एक जगह ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो जो ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं कहीं, वहां पे कितना अपना घर द्वार बनाएगा। मान लेते हैं हमारा पोस्टिंग किसी जगह पे 1 साल के लिए हुआ, तो हम वहाँ घर बना लेंगे, अपना काम देखेंगे। 1 साल हमको यहाँ बिताना है, उसके बाद किसी दूसरी जगह हमको भेजेगा, वहां देखेंगे कैसे काम। तो नेचुरली सेल वॉल बनाने का मतलब है कि वो पुराना होता जा रहा है, और इसीलिए अपने सुरक्षा के लिए आप डिपॉजिट्स और ये वो दिस दैट कर रहा है। ठीक है, ये पुराना होगा पा रहा है। और आपको दिखाए हैं कि जो सेल्स है ना, यूकैरियोटिक सेल्स माइटोसिस कर रहे हैं, माइटोसिस करने के बाद जो 2 डॉटर सेल्स होंगे उनमें आप पहचान नहीं पाएगा कि इनमें पेरेंट सेल कौन था, क्योंकि पेरेंट सेल डिवाइड करने के बाद अपना आइडेंटिटी खो देता है और वो 2 नए डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर जाता है ना। इसीलिए वो हर बार रिन्यूएशन हो रहा है उसका, वो हर बार नया बन जा रहा है, और सेल डिवीजन में जितना टाइम लगेगा उतना ही देर तक वो बना हुआ है, उसके बाद फिर नया सेल बन जा रहा है। जब वो सेल हमेशा बदल रहा है, नए सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका सेल वॉल मोटा करने का, थिकनेस बढ़ाने का उसको टाइम कहाँ है। दिस इज द रीजन कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के सेल वॉल मोटे नहीं हो पाते, बिकॉज दे डोंट स्टे इन दैट स्टेट फॉर लॉन्गर। उस अवस्था में वो लंबे समय तक नहीं रहते, इसलिए क्या होगा, उसका सेल वॉल थिक नहीं होगा। दिस इज द रीजन। ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, बिकॉज दे always keep dividing, क्योंकि वो हमेशा डिवाइड करता रहता है। सीरियल नंबर 2, न्यूक्लियस appears large। नहीं लग रहा है, काफी बड़ा न्यूक्लियस है इसका। प्लांट सेल्स में ज्यादातर हम लोग न्यूक्लियस इतने बड़े नहीं बनाते, देखते होंगे डायग्राम बनाते, इतना बड़ा सेल बना है, सेंटर में, बीच में छोटा सा, सेंटर में भी नहीं, साइड की तरफ। यहाँ तो सेंटर में दिख रहा है न्यूक्लियस। अब क्या रीजन हो सकता है? रीजन वही है, डिवीजन। क्या है, जब आप देखे होंगे वाई सेल्स डिवाइड, वहां बताएं न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्मिक रेशियो, उस समय के साथ क्या होता है, घटने लगता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म बढ़ता है, न्यूक्लियस जो है जहां है फिक्स रहता है। तो शुरुआत में जब नया सेल बनेगा, सेल डिवीजन के बाद देखें डॉटर सेल्स छोटे छोटे होते हैं, डॉटर सेल्स छोटे ही होते हैं ना, क्यों? उसमें साइटोप्लाज्म कम है। ठीक, तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम है और न्यूक्लियस ऑब्वियसली बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि न्यूक्लियस किसी भी हालत में अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को तो घटाएगा नहीं ना, जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतना ही रहेगा, और न्यूक्लियस है एक्चुअली क्रोमोसोम के रहने का जगह। तो जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं होगा, तो सेल पुराना रहे चाहे नया रहे, न्यूक्लियस का साइज में कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर किस में आता है? साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम में। पुराना होने के बाद वॉल्यूम बढ़ता है, नया रहता है तो वॉल्यूम कम होता है। तो हम वही हैं, हम छोटे से घर में हैं तो हम बड़े दिखाई देंगे, और बहुत बड़े घर में है तो छोटे दिखाई देंगे, है कि नहीं? ठीक उसी तरीके से ये अभी जिस घर में है वो घर छोटा है, क्योंकि न्यूली डिवाइडेड सेल्स इसमें अधिकतम है, तो इसका न्यूक्लियस कैसे छोटा दिखाई देगा? रहेगा, अपीयर होगा बड़ा। बात समझ गए? दिस इज द रीजन कि उनके न्यूक्लियस बड़े दिखाई देते हैं, राइट, इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म। सीरियल नंबर 3, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप पूछ सकते थे हमसे, सर इसका वैक्यूल नहीं बनाए, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं तो 4 डिफरेंस में एक तो वैक्यूल मेंशन करते हैं ना, प्लांट सेल्स आर वैक्यूल्स, एनिमल सेल्स आर नो वैक्यूल्स। और अगर बनता भी है तो वो फूड वैक्यूल स्पेशल टाइप के, अंडर सर्टेन कंडीशंस बन जाते हैं, अदरवाइज वो नॉर्मल फीचर नहीं है, तो फिर इसमें वैक्यूल नहीं बना। अब ये बता सकते हैं इसका भी राज, इसका भी लिंक जुड़ा है किससे? ये एवर डिवाइडिंग इसी। अब जरा सोच के बताइए, तो इसको लगातार डिवीजन करना है तो वैक्यूल क्या कर गुनाह किया कि वैक्यूल को नहीं रखना है?
सर जो फूड बन रहा है वो यूज हो जा रहा है डिवीजन में, तो स्टोर नहीं हो रहा है वैक्यूम में। वैक्यूम फूड स्टोर नहीं करता, वेस्ट स्टोर करता है। तो अब सही सोचिए, ये उस ट्रैवलर की तरह है ना, जो एक जगह ज्यादा नहीं टिक रहा है। तो ज्यादा नहीं टिक रहा है तो कचरा कम फैलाएगा, राइट, वेस्ट कम तैयार करेगा। और वैक्यूम किस लिए है? बीन बैग है, जो वेस्ट इसमें बहुत कम बन रहा है, तो वैक्यूम का जरूरत ही नहीं। समझ गए? इसीलिए इसमें वैक्यूल्स नहीं पाए। इससे पहले कि पुराना हो ये बदल जाता है, नए सेल में कन्वर्ट करता है। तो आपको तीसरा इंपॉर्टेंट चीज दिखेगा, दे लैक vacuoles, therefore their nuclei remain at the center। इसीलिए इनके न्यूक्लियस सेंटर में नजर आएंगे। वैक्यूल है नहीं तो कौन इसको धकेल के किनारे करेगा, राइट। नंबर 4, intercellular space is negligible or absent। दो सेल के बीच का जो दूरी है वो 9 के बराबर होता है या नहीं होता। यानी एक सेल का सेल वॉल दूसरे सेल के सेल वॉल से अटैच हो रहा होता है, टच हो रहा होता है, ऐसा होता है। अब फिर से यहाँ पे बात आएगी कि सेल वॉल के बीच में गैप, ये सब क्यों जरूरी होता है। सेल वॉल के बीच में गैप का जरूरत इसलिए पड़ता है ताकि सेल जब एक्सपैंड करे उसको फैलने में दूसरा वाला सेल दिक्कत ना हो। है ना? अब क्यों फैलेगा भाई? साइटोप्लाज्म बढ़ाएगा तो उसको तो फैलना पड़ेगा ना, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो इसे साइटोप्लाज्म बढ़ाने का जरूरत ही नहीं, इसे दोबारा डिवाइड करना है। ज्यादा साइटोप्लाज्म एक्वायर नहीं करेगा, सो पहले ही डिवाइड करेगा। नंबर 2, ये उनके बीच में आप एक चीज और देख रहे होंगे, प्लाज्माडेस्माटा नहीं दिख रहा है। द सेम रीजन, प्लाज्माडेस्माटा की जरूरत पड़ता है अगल बगल के सेल के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, मटेरियल को इधर से उधर, उधर से इधर करना। तब पर उसकी जरूरत कब थी? जब मेरा दीवार पक्का है, इतना मजबूत है, कड़ा है, इतना ज्यादा टफ है कि उसके आर पार मटेरियल आ जा नहीं सकता। ये तो थिन सेल वॉल है, एक्सपेंडेबल है, तो मटेरियल्स बड़े आसानी से इधर से उधर, उधर से इधर आ जा सकते हैं। इसीलिए ना प्लाज्माडेस्माटा रखा और न ही इंटरसेलुलर स्पेस रखा। समझ में आ गया? दिस इज द रीजन कि उनके पास न प्लाज्माडेस्माटा दिखेंगे न इंटरसेलुलर स्पेस। सीरियल नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द साइटोप्लाज्म appears very dense। अभी क्या बात हो, साइटोप्लाज्म गाढ़ा नजर आ रहा है। बताइए तो क्यों गाढ़ा नजर आएगा, डेंस नजर आएगा? नया नया बना है ना, नया नया बना है। अभी इसने वाटर और दूसरी चीजें ज्यादा एक्वायर नहीं की हैं, तो उसका जो भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है साइटोप्लाज्म का, वो सब तो इसी में होगा। पानी की कमी है तो डेंस तो होगा ही होगा। आखिर प्लांट सेल में उसका मेन वॉल्यूम बढ़ाने वाला सदस्य कौन होता है? इट इज द वाटर। पुराना होगा तब ना ज्यादा सेल वाटर एक्वायर करेगा। अभी तो पुराना हुआ नहीं, पुराना होने के पहले तो डिवाइड कर जाएगा। इसीलिए इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस नजर आता है। ये ज्यादा फैला हुआ नहीं है क्योंकि वाटर इसमें ज्यादा एक्वायर नहीं है। तो हम लोग साथ में जोड़ देंगे, द साइटोप्लाज्म अपीयर्स वेरी डेंस ड्यू टू लेस
acquired water, due to less acquired water. ठीक है, ये इसके प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज हो गई, यहां तक नोट कीजिए। वेरी बैड। तो हम बात करते हुए देखेंगे तो क्लास से बाहर कर देंगे। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ये है ना बेसिक प्रॉपर्टीज दिखे। अब फंक्शन क्या हो जाएगा? टू डिवाइड रेगुलरली। इसके डिवीजन के लिए क्या कहा जाएगा? टू डिवाइड रेगुलरली, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? आफ्टर डिवीजन नॉन डिवाइडिंग सेल्स of meristematic tissue convert into cells of permanent tissue। डिवीजन पूरा करने के बाद जो नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में रह जाएंगे, जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है डिवीजन का, वो परमानेंट टिश्यू के सेल्स में कन्वर्ट कर जाएंगे। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर गिविंग राइज टू द परमानेंट टिश्यूज। तो ये क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवाइड करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना रहा है, हु इज मेकिंग द परमानेंट टिश्यू? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स जो कि डिवीजन अब नहीं कर रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू। thus the permanent tissue is given rise, जन्म दिए जाते हैं, given rise by the meristematic tissue। तो परमानेंट टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल से जन्म देते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब लोकेशन वाइज हम लोग जो क्लासिफिकेशन किए थे उस पर आते हैं। द एपिकल मेरिस्टेम, सेल कैसे होंगे? साक्षात सामने है। लोकेशन एट द रूट टिप, at the shoot tip। ठीक है, C, this is the root tip, sorry। at the stem, at some lateral places also, in the form of lateral bud or axial bud or एक्सिलरी बर्ड, सब एक है, एक ही है, कई नाम से जाने जाते हैं। ये स्टेम पे क्या करेंगे? जगह जगह पे लैटरल बर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे विद अ पर्पस। क्या पर्पस है? दे, यानी ये जो लैटरल बर्ड्स हैं, लैटरल बर्ड्स गिव राइज टू new branches, leaves and flowers in the
फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम लोग को तो एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ना है ना, इसलिए फ्लावरिंग प्लांट में ये कैसे बिहेव करते हैं वो देख लेते हैं कि जो स्टेम होते हैं, स्टेम में से नया नया ब्रांच निकलता नहीं जाता है, तो हर ब्रांच में जगह जगह पे आपको ये, या मेन स्टेम में भी जगह जगह पे आपको कुछ कलेक्शन ऑफ सेल्स दिखाई देंगे इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स। ठीक है, उन बर्ड्स को हम लोग लैटरल बर्ड कहते हैं। लैटरल इसलिए क्योंकि अगल बगल है, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है, इधर है। ठीक, तो इन लैटरल बर्ड्स में रहता क्या है? जहाँ से ब्रांच निकले, हाँ, जहाँ से ब्रांच निकलेगा। तो लैटरल बर्ड का ही दूसरा नाम एक्सियल बर्ड है, उसी का दूसरा नाम एक्सिलरी बर्ड। तो तीनों एक ही है, नाम अलग। ठीक है, तो इनका काम क्या होगा? यहीं से नए ब्रांचेस निकलेंगे, यहीं से लीव्स निकलेंगे, यहीं से फ्लावर निकलेंगे, मतलब इन्हीं की वजह से ये सब बनते हैं। ठीक है, तो ये इनका फंक्शन होगा, एपिकल मेरिस्टेम से ये बने हुए होंगे। तो ये दरअसल एपिकल मेरिस्टेम के ही हिस्से हैं, पर किसी कारण से वो डिवाइड करना रुक जाते हैं, डिवाइड करते नहीं है उस समय, बाद में कभी करेंगे जब मौका लगेगा, ऐसा कुछ है, जिस वजह से वो बर्ड के फॉर्म में एक जगह कलेक्टेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, डी, एट द टिप ऑफ स्टेम, ये तो पाया ही जाएगा, इट फॉर्म्स एपिकल बर्ड। नाम मिलता जुलता है इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है, ये एपिकल है, एपिकल फ्रॉम एपेक्स, और वो एक्सियल है, अगल बगल, एक्सिस। ठीक है, ये एपिकल और वो एक्सियल। तो एपिकल जो है वो कहाँ होगा? लास्ट में, और इसी को टर्मिनल बर्ड भी बोला जाता है। और टर्मिनल बर्ड, और यहां टर्मिनल बर्ड का फंक्शन क्या हो जाएगा? टू रेज द हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, टर्मिनल बर्ड का स्टेम में, और रूट में एपिकल बर्ड क्या करेगा? रूट की लंबाई बढ़ाए। समझ में आ गया? ये क्या काम करने वाले हैं, कहां पे ये पाए जाएंगे, इनका लोकेशन देख रहे हैं। ठीक है, याद तक नोट कीजिए। पर एनीवे, इसमें क्या होगा, जितना बड़ा इसका सेल हो जाता है, जैसे परमानेंट टिश्यू के सेल जितने बड़े होते हैं उतना बड़ा तो होगा, इसलिए कभी भी इसका साइटोप्लाज्म डेंस ही नजर आएगा, ये हो जाएगा। तो इसी एपिकल मेरिस्टेम को देखने के दौरान हम लोग क्या किए, एपिकल मेरिस्टेम के फंक्शंस को भी देखे, लोकेशंस भी देखे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम को दो पार्ट में बांटे थे ना, ये एपिकल का है। प्राइमरी मेरिस्टेम को दो पार्ट में बांटे थे ना, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये सब जो है एपिकल मेरिस्टेम के ही आउटपुट है। अलग अलग तरीके से एपिकल मेरिस्टेम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम ले रहा है बर्ड्स के फॉर्म में, राइट। अब है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन होता है क्या, देयर फंक्शन is to repair the broken part या lost part of the body, of the plant body। प्लांट बॉडी का जो हिस्सा लॉस हो गया या टूट गया है, उसको रिकवर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट अभी इतना लंबा था शूट इसका, ठीक है, तो यहाँ पे इस एरिया में क्या रहा होगा, एपिकल मेरिस्टेम रहा होगा ना, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम रहा होगा। अब जो है इसका लंबाई रेस किया, अब ये इतना लंबा हो गया, ठीक है, तो इसके सारे सेल्स अब यहाँ पहुंचेंगे क्योंकि डिवाइड कर करके ही तो इसका साइज बढ़ा है।
कुछ सेल्स ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे छूट जाए, कुछ सेल्स हो सकता है यहाँ छूट जाए, इनको डिवाइड करने का मौका मिलता, इससे पहले अगल बगल के सेल्स ने घेर लिया चारों जगह, तो रह गए, लेकिन कॉर्नर साइड में है, ठीक है, या कहीं बीच में है। अब क्या होगा, जब किसी तरह का इंजरी हुआ, मान लेते हैं इस पार्ट को ऐसे इंज्योर करके चला गया, ये ठीक है, इस पार्ट को ऐसे इंज्योर करके चला गया, अब क्या होगा, ये इंटरकैलेरी मतलब ये मेरिस्टेम का जो सेल है अब एक्सपोज हो गया, इसके अगल बगल के सेल्स खत्म हो गए, एक्सपोज हो गया, अब ये डिवाइड करेगा और इसको फिर से पहले जैसा बना देगा। तो ये है इंटरकैलेरी मेरिस्टेम का काम। और ये इंटरकैलेरी मेरिस्टेम बने कैसे, एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स जानबूझकर वहां छोड़ दिए गए ताकि जब जरूरत पड़े तो वो रिपेयर कर सके। जरा सोचिए, सभी के सभी सेल्स टिप पर होते, तो यहाँ डैमेज हुआ तो फिर तो कहानी खत्म हो जाती। तो ऐसा कौन करता है, जो जानता है कि हम बहुत सेंसिटिव हैं, हम पर अटैक होगा ही, हम पर ग्रेजर्स अटैक करेंगे। तो जिनको बहुत ज्यादा ग्रेज किया जाता है, जिनको बहुत ज्यादा चढ़ने वाले जानवर खाकर जाते हैं, लाइक द ग्रासेस, देयर आर वेराइटीज ऑफ ग्रासेस, तो उन ग्रासेस में, घास में क्या होता है, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं, अपना फंक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो their function is to repair the broken part or lost part of the plant body. In this way, they tolerate the loss of their shoot due to grazing. एग्जाम्पल ग्रासेस, और ग्रास कैसे होते हैं, मोनोकॉट्स। ये हुआ इंटरकैलेरी मेरिस्टेम और इंटरकैलेरी मेरिस्टेम का फंक्शन, ठीक है, यहां तक लिखिए। हो गया। तो ध्यान देने वाली बात है, लिख के भी रहिए, सुनते भी रहिए। ध्यान देने वाली बात है, अभी तक जिनके बारे में देखे एग्जांपल्स में, ये हमारे प्राइमरी मेरिस्टेम के हिस्से हैं। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के लिए हम लोग रखे हैं किनको, 2 डिग्री मेरिस्टेम यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये है कैम्बियम, इन्हें कैम्बियम कहा जाता है। कैम्बियम को 2 पार्ट में बांटे हैं, एक है कॉर्क कैम्बियम और एक है वैस्कुलर कैम्बियम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम का दूसरा नाम है LATERAL, लैटरल मेरिस्टेम। और लैटरल मतलब होता है साइड वाइज, इसका मतलब अगल बगल में रहने वाला मेरिस्टेम लैटरल मेरिस्टेम। तो ये बाद में बनेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम है तो इनका उत्पत्ति, इनका एग्जिस्टेंस बाद में आएगा, पहले प्राइमरी मेरिस्टेम का, ठीक है। तो चुका इंटरकैलेरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम पे। इनके बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम बनते हैं किनसे, परमानेंट टिश्यू के रिकन्वर्सन इनटू मेरिस्टेम होने से, यानी वो अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी जो लॉस हो गया था उसको रीगेन अगर कर लेता है तो ये फिर से मेरिस्टेम बन जाएगा। तो कोई लिंक मिलता है, कोई हम लोग को सोचने का थॉट मिलता है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि परमानेंट टिश्यू के सेल्स फिर से डिवाइडिंग कैपेसिटी वापस ला रहे हैं। तो जरा सोचिए, परमानेंट टिश्यू के सेल्स बने कैसे, कैसे बने,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उनके सेल्स ही परमानेंट टिश्यू के सेल्स में कन्वर्ट कर रहे थे, और कैसे? अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस करके। यानी वो कभी तो डिवाइडिंग थे, तो अगर डिवीजन कैपेसिटी वापस ले आए तो पुनर्मुषी को वो पहले जैसे हो जाएंगे, और यही होता है, ठीक है। पर इस तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं, सभी सेल्स ऐसा नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि इस कैपेसिटी को रखते हैं, सो दैट दे कैन गिव राइज टू सेकेंडरी मेरिस्टेम वन सेकेंड, ठीक है। और इसीलिए इन्हें कहा जाता है कैम्बियम, अलग नाम दिया गया है कैम्बियम करके। तो इनका पोजीशन हम समझ ही रहे हैं, कहां पर पाए जाएंगे। पोजीशन तो हम लोग पहले देख चुके हैं, एट द साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट, वहां पाए जाएंगे। They are called cambium and are of two kinds, cord cambium vascular cambium। कॉर्ड कैम्बियम का काम क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस द ग्राउंड टिश्यू a type of tissue system। कॉर्ड कैम्बियम ग्राउंड टिश्यू प्रोड्यूस करेगा, ये एक प्रकार का टिश्यू सिस्टम है। आप देखें ना टिश्यू कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, तीन तरीके से टिश्यू सिस्टम में, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर बंडल। तो ये दूसरा वाला जो ग्राउंड टिश्यू है उसको बनाता है, ठीक है। यहां तक लिखिए। अब देखिए दूसरा हिस्सा, ये वैस्कुलर कैम्बियम। तो जैसे कॉर्ड कैम्बियम ग्राउंड टिश्यू प्रोड्यूस किया ना, वैस्कुलर कैम्बियम वैस्कुलर बंडल प्रोड्यूस करेगा। इट प्रोड्यूसेस वैस्कुलर बंडल, यानी जाइलम एंड फ्लोएम। और यही जोड़ दीजिए, इट इज ऑल्सो a type of tissue system। ये भी एक प्रकार का टिश्यू सिस्टम ही है, वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर बंडल, अच्छा, तो वैस्कुलर बंडल को बना कौन रहा है? वैस्कुलर कैम्बियम। अब देखिएगा, जब हम एनाटॉमी लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम रूट लेते हैं तो इसके चारों बगल में और सेंटर में ये हिस्सा है जाइलम एंड फ्लोएम का, और यहां से यहां तक का हिस्सा ये है ग्राउंड टिश्यू का, और ये एपिडर्मिस। ए रूट और ए स्टेम। आप रूट देखिए या स्टेम देखिए, दोनों में आपको यही सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट मिलेगा। बाहरी लेयर एपिडर्मिस का जो कवर करता है, और सेंटर में आपको जाइलम एंड फ्लोएम मिलेंगे, और एपिडर्मिस और जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में आपको ग्राउंड टिश्यू मिलेगा। तो ग्राउंड टिश्यू को किसने बना दिया? नया ग्राउंड टिश्यू कौन बनाएगा? कॉर्ड कैम्बियम। वैस्कुलर बंडल कौन बनाएगा?
वैस्कुलर कैविटी। तो आपके रूट और स्टेम का मोटाई बढ़ाने के लिए जो चीज चाहिए आ गया, इसके वजह से क्या होगा, रूट और स्टेम का जो थिकनेस है, जो गर्थ है, घेर है जो, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ थर्ड पॉइंट पे लिख सकते हैं 10 द lateral meristem can increase the girth or thickness of the root and stem। ये था मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके टाइप्स और उनके फंक्शंस, उनके लोकेशन। ये सेल का नॉलेज हम लोग को काम आया यहाँ पे। इनके जो एक्शंस हैं और इनके जो अपीयरेंस है, उनके पीछे क्या कारण है, ये लोग को समझ में आया। टिश्यू में आ जाए। सबको जल्दी से बताइए तो परमानेंट टिश्यू को कितने भाग में बांटे थे, 2 या 3? 2। कौन कौन से थे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कौन कौन था, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे सिंपल वाले से। और इन्हें सिंपल क्यों कहा गया था, सिंपल क्यों कहते हैं, सेम टाइप का सिंगल टाइप है, सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हुए। तो परमानेंट टिश्यू, इसमें सिंपल परमानेंट, और इसमें पहला है, या ब्रैकेट में डाल दीजिए, मेड ऑफ सिंगल टाइप, और जैसा कि आप बोले सेम टाइप ऑफ सेल्स। ये हाईलाइट। तो इसमें पहला है पैरेन्काइमा। तो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा बड़ा इंटर सेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है, इंटर सेलुलर स्पेस। ये हो गया इसका वैक्यूल, और ये रहा इसका न्यूक्लियस। तो ये भी इसका वैक्यूल ही है, ये भी इसका वैक्यूल ही है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए सेल वॉल,
10 फिगर है सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू, सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू ड्रॉ कीजिए।